नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत अहम और विवादास्पद दौर पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। ये है 1975 से 77 के बीच का आपातकाल, मतलब इमरजेंसी। हमारे पास डीडी न्यूज़ का एक लेख है, भारत में आपातकाल, एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन, और हम इसी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि ये जो 21 महीने थे, इनके पीछे के कारण क्या थे, क्या-क्या हुआ और इसके दूर तक जाने वाले प्रभाव क्या रहे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975 को। हाँ, आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। और आधार क्या बताया गया? आधार था आंतरिक अशांति। ये पहली बार था कि शांति के समय में, मतलब बिना किसी भारी युद्ध के, देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? मतलब अचानक से तो नहीं हुआ होगा ये सब। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 1970 के दशक की शुरुआत से ही ना देश में चीजें थोड़ी ठीक नहीं थी। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी थी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। तो लोगों में गुस्सा था, असंतोष था, और गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में स्टूडेंट्स के आंदोलन बहुत तेज हो गए थे। हाँ, वो जेपी आंदोलन वाला दौर। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण, जेपी, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसको संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। तो माहौल काफी गरमाया हुआ था। और इसी सब के बीच वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला फैसला आया था ना, जिसने शायद चिंगारी का काम किया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था। हाँ, उनके लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल के लिए पद पर रहने से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली, पर प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो इसी पूरे राजनीतिक संकट और उथल-पुथल के माहौल में 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और जैसे ही इमरजेंसी लगी, सरकार को तो मतलब असाधारण शक्तियां मिल गई होंगी। जबरदस्त शक्तियां। सबसे बड़ा असर पड़ा मौलिक अधिकारों पर। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। कौन कौन से? खास तौर पर अनुच्छेद 19, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की, इकट्ठा होने की आज़ादी देता है, और अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें निलंबित कर दिया गया। यानी कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद। हाँ, काफी हद तक। और प्रेस पर, मीडिया पर बहुत सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप मतलब कोई भी खबर छापने से पहले उसे सरकारी अधिकारियों से मंजूर कराना पड़ता था। प्री सेंसरशिप करते हैं इसे। अच्छा। इतना ही नहीं, फरवरी 1976 में देश की 4 प्रमुख न्यूज एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई वगैरह को मिलाकर एक कर दिया गया। एक? क्यों? समाचार नाम की एक सरकारी न्यूज एजेंसी बना दी गई। मकसद साफ था, खबरों के फ्लो को, सूचना को कंट्रोल करना। प्रेस काउंसिल को भी भंग कर दिया गया। बाप रे। मतलब पूरी तरह से आवाज दबाने की कोशिश। पर क्या ये यहीं तक रुका, या संविधान में भी कुछ हेरफेर हुई? संविधान में भी बड़े बदलाव हुए। अगस्त 1975 में 38वां संशोधन आया। इसने कह दिया कि इमरजेंसी लगाने के फैसले पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती, मतलब जुडिशियल रिव्यू खत्म। और फिर आया 42वां संशोधन 1976 में। ये तो बहुत बड़ा था। इसे कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, क्योंकि इसने बहुत सारे बदलाव किए। इसने एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को बहुत मजबूत कर दिया और जुडिशरी यानी न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने की कोशिश की। संविधान को ही बदलना, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। उस वक्त जमीन पर क्या हो रहा था, आम लोगों पर, विरोधियों पर क्या असर था? असर बहुत गहरा और भयानक था। एक कानून था, आंतरिक सुरक्षा और रखरखाव अधिनियम, यानी मीसा। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके तहत बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के किसी को भी लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था, और इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। कितने लोग गिरफ्तार हुए होंगे अंदाजन? अनुमान अलग अलग हैं, पर माना जाता है कि 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, एक्टिविस्ट, छात्र नेता, सबको मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, और एक और बहुत विवादास्पद चीज हुई। संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी का अभियान। जबरन नसबंदी? हाँ, खासकर उत्तर भारत के गांव में इसे बहुत जोर शोर से और कई बार जबरदस्ती लागू किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर। इससे लोगों में, खासकर गरीब तबकों में, भयंकर गुस्सा और डर फैला। ये सब सुन के तो लगता है कि मतलब कितना मुश्किल दौर रहा होगा। तो ये खत्म कैसे हुआ? करीब 2 साल चला नहीं है? हाँ, लगभग 21 महीना। जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अचानक? क्यों?
शायद बढ़ता हुआ जनविरोध, अंदरूनी दबाव और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी वजह रही होगी। राजनीतिक बंदियों को धीरे धीरे रिहा किया जाने लगा। और चुनाव का नतीजा क्या रहा? नतीजा कांग्रेस के लिए बहुत बुरा रहा। मार्च 1977 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार हुई, खासकर उत्तर भारत में। और फिर बनी जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार था कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और नई सरकार ने आते ही कुछ एक्शन लिया होगा इमरजेंसी की ज्यादतियों को लेकर। बिल्कुल। सबसे पहले तो मई 1977 में जनता पार्टी सरकार ने शाह आयोग बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस J.C. शाह इसके अध्यक्ष थे। इसका काम क्या था? इसका काम था इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई, जैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सेंसरशिप, जबरन नसबंदी, उन सब की जांच करना और एक रिपोर्ट देना। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी ज्यादतियों को बाकायदा दर्ज भी किया, सबूतों के साथ। और संविधान में जो बदलाव हुए थे उनका क्या? हाँ, वो बहुत जरूरी था। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खास था इसमें? इसने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को पलट दिया। सबसे बड़ी बात, इसने इमरजेंसी लगाने की शर्त बदल दी। अच्छा। अब आंतरिक अशांति जैसा जो थोड़ा अस्पष्ट सा शब्द था, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन को आधार बनाया गया। अच्छा, ताकि इसका आसानी से दुरुपयोग ना हो सके। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी चीज हुई, ये पक्का किया गया कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। हाँ, ये भविष्य में इमरजेंसी पावर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने की एक बड़ी और सचेत कोशिश थी। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस पूरे दौर से भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या सबक मिलता है, इसका क्या सार है? देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। एक बहुत कठिन दौर था जिसने हमें नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टीज, प्रेस की आज़ादी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बीच संतुलन की क्या कीमत है ये समझाया। और इसने संविधान के बुनियादी ढांचे वाले सिद्धांत को और मजबूती दी। केशवानंद भारती केस में ये सिद्धांत आया था कि संसद संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकती। इमरजेंसी के अनुभव ने इस विचार को और पक्का कर दिया। और क्या इसका असर आज भी हमें देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो आपातकाल मानसिकता या इमरजेंसी मेंटालिटी जैसा मुहावरा बन गया है। आज भी जब कभी लगता है कि सरकार जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही है या अधिकारों को कम कर रही है, तो इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। सही बात है। दूसरा, इसी दौर के आंदोलनों से कई ऐसे नेता उभरे जिन्होंने बाद में भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, शरद यादव। ये सब उसी छात्र आंदोलन और इमरजेंसी विरोध की उपज थे। हाँ, ये बात भी है, कई बड़े नाम इसी दौर से निकले। बिल्कुल। और आखिर में सोचने के लिए एक बिंदु ये भी है जो शायद हमें आगे ले जाता है। क्या? कि किसी देश की सामूहिक याददाश्त में, मेमोरी में ऐसे अनुभव कैसे दर्ज रहते हैं, और ये अनुभव भविष्य में संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर या असहमति के अधिकार पर, मतलब राइट टू डिसेंट पर होने वाली बहसों को किस तरह से लगातार प्रभावित करते रहते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि इतिहास के ऐसे अध्याय हमें भविष्य के लिए कैसे तैयार करते हैं। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। बहुत अहम जानकारी मिली। धन्यवाद।